हमजाद एपिसोड नंबर 15। रवानगी से कबल सारे खैमों को नजर आतश कर दिया गया था। वहीं आबादी के बाशिंदे अंग्रेज फौजियों को फरार होते, उनके गोदामों और असला को लूटते और फिर उनके कैंप को तबाह बर्बाद होते खामोशी से देखते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों की कोई मदद नहीं की। वहां से रवाना होकर भी कई मील तक जलते हुए खैमों से बुलंद होने वाले शोले नजर आ रहे थे। मेरी हालत खासी खराब थी। मैं बमुश्किल कायम खान की कमर थामे घोड़े पर बैठा था। ये तवील सफ़र सुबह के आसार के साथ ख़त्म हुआ। जब ये काफिला मलका पहुंचा तो बस्ती जाग चुकी थी। काफिले का इस्तकबाल खुद अमीर बाबू खान ने किया। मुझे घोड़े से उतार कर फौरन मेरे मीर के मकान में ले जाया गया और उस वक़्त मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी की गई। नाखीद खुद दूध गर्म करके लाई और कटोरा मेरे होंठों से लगा दिया। उसने दीवार से तकिया लगाकर पहले ही मुझे नीम दराज कर दिया था। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात नज़र आए। मैंने फौरन कटोरे से मुंह लगा लिया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। कटोरा एक तरफ रख के वो बोली, हम दोनों ने तुम्हें काफ़ी तलाश किया मगर तुम नामालूम किधर निकल गए। शायद तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू से बाहर हो गया था। फिर तुम्हारी तलाश में नाकाम होकर हमने मजबूरन सथाना की राह ली। रात हमने सथाना ही में गुजारी, मगर यकीन करो शेख, सारी रात एक लम्हे के लिए मेरी पलक ना झपकी। मुझे रह रह कर तुम्हारा ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही हम शहजादा मुबारक शाह से मिले, उन्हें तमाम मामलात से आगाह किया और फिर तुम्हारी तलाश में चल पड़े। हम तमाम दिन पहाड़ियों में तुम्हारी तलाश करते रहे और फिर शाम होते हम मलका पहुंच गए। फिर गुज़श्ता रात अजीब वाक़या पेश आया। इशा की नमाज के बाद थकन के सबब मेरी आंख लग गई, मगर मुझे फौरन तुम्हारी आवाज़ ने जगा दिया। मैंने नीम गारूदगी में सुना तुम कह रहे थे कि जंगली के इलाके में अंग्रेज़ फ़ौज बड़ी तादाद में जमा हो चुकी है, इसलिए फ़ौजी कैंप पर शब खून मारना ज़रूरी है। मैंने पहले इस आवाज़ को अपना वहम समझा, मगर जब तुम्हारा दोबारा भी यही आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक पड़ी। मैंने उठकर हर तरफ तुम्हें तलाश किया, मगर दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने उस वक़्त इस वाक़े से अमीर बाबू खान को आगाह किया। उन्होंने फरमाया कि शेख ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के ज़रिए हमें एक अहम खबर दी है। हमें फ़ौरन इस से फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर इंतहाई तेज़ी से शब खून मारने की तैयारी की गई और कुछ देर बाद हम चुंगली के इलाके के लिए रवाना हो गए। मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि चुंगली में तुमसे मुलाकात होगी। नाहिद मुझे तमाम गुज़श्ता तफसीलात से आगाह करके खामोश हो गई। नाहिद की गुफ्तगू सुनकर मैं समझ गया कि हमजाद ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के ज़रिए नाहिद को चुंगली में अंग्रेज़ी फ़ौज के बारे में आगाह किया होगा और उसने चुंगली के कैंप पर शब खून मारने की हदायत की होगी। गालबन उससे उसका मकसद ये होगा कि शब खून मारा जाएगा तो मुजाहिदीन यकीनन मुझ तक पहुंच जाएंगे और मुझे अंग्रेज़ों की कैद से रिहाई मिल जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल उसकी तवक्का के मुताबिक। हमजाद ने जब्बार के हमजाद के करीब रहते हुए भी अपनी आवाज़ नाहिद तक पहुंचा दी होगी, क्योंकि अगर वो खुद आ सकता तो मेरे पास ही क्यों ना आ जाता। नाहिद ने मेरी नहीं, मेरे हमजाद की आवाज़ सुनी होगी, जो कतई मेरी ही आवाज़ लगी होगी, क्योंकि मेरी और हमजाद की आवाज़ में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं। इस बात का तजर्बा मुझे इससे पहले भी हो चुका था। नाहिद को मैंने अपने ऊपर गुजरे हुए वाक़यात से भी आगाह कर दिया, जिन्हें सुनकर गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, शेख, हम तुम्हारा बदला ज़रूर चुकाएंगे। नाहिद दिन रात मेरी पूरी तरह निगाहदाश्त कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़ख्म बढ़ते जा रहे थे। वो घंटों मेरे करीब खड़ी रहती और तरह तरह से मेरी दिलजोई करने की कोशिश करती। इस दौरान मैंने उसे खुद से
कुछ और करीब महसूस किया। शहजादा मुबारक शाह भी इस अरसे में सथाना से मलका पहुंच चुके थे, क्योंकि मुजाहिदीन की जासूसों ने इत्तला दी थी कि अंग्रेज सथाना पर नहीं मलका पर हमला करने का इरादा रखते हैं। शहजादा ने मलका पहुंचकर दफाई इंतजामात शुरू कर दिए। समा के तरफ से मलका आने वाले जितने रास्ते थे सबको नाकाबिले गुजर बना दिया गया, ताकि अगर कोई कबीला अंग्रेज़ों का रास्ता देने पर आमादा भी हो जाए तो अंग्रेज़ फ़ौज के लिए मलका पहुंचना आसान ना रहे। पुराने दरख्ते काट काट कर जा बजा रास्तों में डाल दिए गए। गिरदो नवाह के गुजरों को इस काम पर लगाया गया था। इसके अलावा झाड़ियां और कांटे भी जगह जगह बिछा दिए गए। बहुत से रास्तों में खंदकें भी खुदाई गईं। नाहिद पूरी दिलचस्पी से दिल जमी से इन इंतजामात में हिस्सा ले रही थी और रोज़ मुझे तमाम हालात से आगाह कर रही थी। फिर एक दिन नाहिद ने मुझे बताया, जदून अंग्रेज़ों को अपने इलाके से गुजर जाने की इजाज़त देने पर किस तरह राज़ी नहीं हैं, और अब कमिश्नर टेलर ने भी मजबूर होकर टोपी की बजाय सवाबी को अपना मरकज़ बना लिया है। ये इत्तलात आज ही हमें अपने आदमियों से मिली हैं जो अंग्रेज़ी फ़ौज की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए मुतअय्यन किए गए हैं। ये भी पता चला है कि टेलर ने अब ये मंसूबा बनाया है कि खदो खेल के परगने में चंगली, किन, गिली और कोतल अशरफ कंडो होते हुए वो मलका तक पहुंच जाए, क्योंकि उससे पहले भी अंग्रेज़ी फ़ौजों ने चंगली और मंगल थाना की तबाही के लिए यही रास्ता इख्तियार किया था ताकि फ़ौजों को गुजरने में आसानी हो। चंगली में दोबारा रस्त करके गोदाम कायम कर दिए गए हैं, जिनमें पहले की तरह असला और गोला बारूद के अलावा अतराफ से गल्ला भी फराहम किया जा रहा है। बेशक शेख, इसीलिए अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी भी तरह इस सड़क की तामीर के काम में रुकावट डाली जाए। तय ये पाया है कि दिन भर में वो जितनी सड़क बनाएं, रात को मुजाहिदीन उसे तोड़ डालें, और आज रात भी मुजाहिदीन के हमरा जाऊंगी, नाहिद ने बताया। फिर उसके दूसरे दिन एक बहुत खतरनाक इत्तला मिली। अमीर बाबू खान मेरी मजाज पुरसी करने आए तो मैंने उनसे कहा, आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल से अब मैं कतई ठीक हो गया हूँ। आप मुझे इजाज़त अता करें कि मैं भी अपने साथी सरफरोशों के हमरा शाना बेशाना काम कर सकूं। अभी कुछ दिन और आराम करो, कुछ दिन बाद हम सबको एक बड़ी आजमाइश से गुजरना है। अमीर ने जवाब दिया, क्या कोई और नई इत्तला मिली है? मैंने पूछा, हाँ, आज सुबह ही मालूम हुआ है कि वासराय लॉर्ड एंजलन की एमा पर जनरल चैम्बरलैन को उस पूरी मुहिम का इंचार्ज बना दिया गया है। चैम्बरलैन के इरादे खतरनाक हैं। उसने बिल्कुल नए अंदाज में जंगी नक्शा तरतीब दिया है। वो इंतहाई सख्त और कमीना परवर मुसलमान दुश्मन अंग्रेज है। इसका मतलब है कि अमीर के हालात संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मैंने फ़िक्रमंदाना अंदाज इस्तेमाल करते हुए कहा, कतई अब वक़्त आ गया है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद कर दिया जाए। मेरे ठूस और मजबूत आवाज़ में कहाँ उसके नताइज दो रस होंगे। फिर उस दिन नाहिद के समझाने के बावजूद मैंने उस अहम अजलास में शिरकत की जिसमें ऐलान जहाद के बारे में तय किया गया। नाहिद ने मेरे लिए बैसाखियों का इंतज़ाम कर दिया था। उस अजलास में तमाम सलारों के अलावा शहजादा मुबारक शाह और इमरान शाह थानवी भी शरीक थे। अमीर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी पुरसकून और पुरजलाल आवाज़ सुनाई दी, अब वक़्त आ गया है हम अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जहाद करें। हमारे बाकायदा ऐलान जहाद से हम मुसलमानों और उनके कबीलों पर यह फ़र्ज़ आयद हो जाएगा कि वो इस जहाद में हमारा साथ दें। फिर वो वक़्त भी आया जब मैंने देखा कि नाहिद के जिस्म में बिजलियां सी कूद रही थी। वो कभी एक मोर्चे से होती तो कभी दूसरे में। उसी रात दुश्मन की एक आवारा गोली से नाहिद बाल बाल बची। उस वक़्त वो मेरे मोर्चे में थी। उसने मोर्चे से सर निकाला ही था कि फायर हुआ, और अगर मैं उसे फ़ौरन खींच ना लेता
तो गोली उसके सर में सुराख कर चुकी होती, मगर जैसे ही मैंने उसे पीछे किया वो अपने जिस्म को ना संभाल पाई और उसका सारा बोझ मुझ पर आन गिरा। मेरे हाथों से बेसाखियां छूट गईं और अगर मैं फौरन खुद को ना संभाल लेता तो ना जाने इस पहाड़ी से लड़कर जिंदा भी बचता या नहीं। सुबह के करीब जब अंग्रेजी फौज ने पिस्पाई इख्तियार की तो अहले बोनीज ने उन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज फौज अपना दफा करती हुई पीछे हटने में कामयाब हो सकी। जब्बार भी अब महाज जंग पर पहुंच चुका था और अंग्रेज जंग के दौरान उसकी पुरस्कार कुव्वतों से अपने पहले से सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक काम लेने का इरादा रखते हैं। अब तक मैंने उसके हमजाद को कतई नाकाम नहीं करने दिया, इसलिए अंग्रेज अब से कुछ झंझला भी गए हैं, लेकिन वो ये कहकर अब तक अपनी जान बचाए हुए है कि आप अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए उसकी राह में हायल हैं, वरना वो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। उसने ये भी बता दिया कि अगर वो हमजाद को दरमियान से हटा ले तो अंग्रेज़ों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और फिर आप मेरे ज़रिए अंग्रेज़ों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब तो खैर ठीक है, मगर क्या तुम्हारे इल्म में है कि तुम्हारे पीछे मुझ पर क्या गुजरी? मैंने ज़रा शिकायती अंदाज में कहा, हर चंद के मैं जानता था कि वो मेरे बारे में पूरी तरह बाखबर होगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि बर वक्त आप तक ना पहुँच सका, मगर मैं मजबूर था। अगर उस वक्त जब्बार के हमजाद को आज़ाद छोड़ देता तो खासा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। जब्बार उस वक्त वायसराय के रूबरू था और वायसराय ने उससे ख्वाहिश की थी कि वो अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए मुजाहिदीन की तंजीम के सरबराह को उनके रूबरू पेश करके जाहिर है कि मैं ये किस तरह होने देता। उसके बाद हमजाद मुझसे इजाज़त लेकर फिर रुखसत हो गया। कुछ ही देर बाद नाहिद के पास पहुंच चुका था। मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासरात मुगय्यर हैं और उसके हाथों की मुट्ठियां भिंची हुई हैं। क्या कोई बुरी खबर? मैंने सवाल किया। मैं खुद अपने हाथों से अपने जियाले शहीदों का इंतकाम लूंगी। मैं अंग्रेज भेड़ियों को कत्ल कर दूंगी। नाहिद की आवाज़ शिद्दत जज्बात से भराने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उससे ये मालूम कर सका कि हुआ क्या। एक पुरुष के दौरान चंद मुजाहिदीन अंग्रेज फौज के हाथ लग गए, जिनके बारे में मालूम हुआ है कि खुद जनरल चैम्बरलैन ने उन्हें इंतहाई बेदर्दी और सफाकी के साथ तरह तरह की अजियतें देकर मारा है। ये सुनकर मेरा भी खून खोल गया। तुम तनहा नहीं हो मलका, शेख भी इस सफर में तुम्हारे साथ होगा, मैंने भरपूर अज़म के साथ कहा। लेकिन तुम शेख, तुम्हारी टांग का जख्म अभी ताज़ा है, तुम तो रहने ही दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। और फिर उसी रात नाहिद और मैं ऊंची ऊंची पहाड़ी रास्तों को अबूर करते हुए अपने घोड़ों पर तेज़ रफ्तारी से अंग्रेज़ी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हमने अपनी उस खुफिया महल से किसी को भी आगाह नहीं किया था, यहाँ तक कि अमीर बाबू खान को भी हमने कोई इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि हमें यकीन था कि अमीर हमें मौत के मुंह में जाने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हमारे घोड़ों की टापों के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हमारी मंजिल आशियाना उकार थी, क्योंकि हम वाकिफ थे कि जनरल चैम्बरलैन इसी मोर्चे में मौजूद हैं। जासूस मुजाहिदीन की इतला के मुताबिक जनरल चैम्बरलैन का खैमा एक बड़ी सी चट्टान पर था, जो चारों तरफ से खुरदरी और ढलवान थी, मगर उस पर चढ़ना कुछ ज़्यादा दुश्वार भी नहीं था। हमने अपनी मंजिल से बहुत पहले ही अपने घोड़े एक गार में छोड़ दिए और दबे पांव पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मैं बैसाखियां बहुत संभल कर रख रहा था। एक तो इसलिए कि चांदनी रात होने के बावजूद रास्ता ऊंचा नीचा था और मकान था कि मैं अपने जिस्म का तवाज़ुन ना खो बैठूं। दूसरे, बैसाखियों की आवाज़ से कोई दुश्मन होशियार ना हो जाए। मैं और नाहिद बहुत मोहतात अंदाज में चट्टान से करीब होते जा रहे थे। फिर हम चट्टान के पास पहुंचकर सीने के बल रेंगते हुए उस पर चढ़ने लगे। आम हालात में मैं इस खतरनाक चट्टान पर चढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जबकि मेरी एक टांग भी बेकार थी। लेकिन इसके वक्त तो जोश ही कुछ और था। हम दोनों के पुश्त पर बंदूकें थी और हाथों में तेज और चमकीले खंजर, ताकि वक्त पड़ने पर हम पहले खंजर ही इस्तेमाल करें, इसलिए कि बंदूक का धमाका हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता था, जबकि हम पूरी तरह दुश्मनों के घेरे में थे।
हमने फैसला किया था कि हम इंतहाई मजबूरी की हालत में बंदूक इस्तेमाल करेंगे। मैं बड़ी एहतियात से सीने के बल रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हालांकि मेरी रफ्तार नाहीद से कम थी और वो मुझसे कुछ आगे निकल चुकी थी, मगर मैंने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। मैं पत्थरों पर मजबूती से हाथ जमाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वो पत्थर अपनी जगह से सिरक गया जिस पर मैंने अपना दायां हाथ रखा था। पत्थर चट्टान से उखड़ते ही मेरे जिस्म को झटका सा लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने जिस्म के तवाज़न को बरकरार रखूं, मगर नाकाम रहा। मैं अपनी बेसाखियां चट्टान के नीचे ही छोड़ दी थीं, क्योंकि उन्हें साथ लेकर चलना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे दोनों हाथ फिसल गए और फिर मैं इंतहाई ज़बत के बावजूद अपने मुंह से निकलने वाली चीख को ना रोक सका और मैं पत्थरों से टकराता हुआ तेजी से खुरदरी चट्टान से नीचे लढ़क रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि खुरदरी चट्टान में उभरे हुए किसी पत्थर से मेरा सर टकराया था और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। उसके बाद मैं कितनी देर गाफल रहा मुझे याद नहीं। आंखें खुलने पर मैंने खुद को मुकम्मल तारीकी में महसूस किया। कुछ देर मुझे कुछ भी याद ना आया कि मैं यहाँ किस तरह पहुँच गया, और फिर रफ्ता रफ्ता मेरे जहन से बेहोशी का गुबार और उसके असरात ज़ाइल हुए तो मुझे सब कुछ याद आ गया और उसके साथ ही पूरे जिस्म में जैसे दर्द की शदीद लहरें कूद गईं। मैं यकीनन सख्त ज़ख्मी था। मेरे नीचे पथरीली ज़मीन थी। मैं कहाँ हूँ, मैंने सोचा, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। क्या मैं अंग्रेज़ों की कैद में हूँ? मैं सोचता रहा और खुद ही अपने सवाल का जवाब देता रहा। अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ पांव बंधे होते, तो फिर मैं कहाँ हूँ? वहाँ दूर दूर तक कोई मामूली आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने जिस्म को हरकत देना चाही और मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैं इस काबिल नहीं था कि उठकर आसपास का जायज़ा ले सकता। मैं जहाँ कहीं भी था, बहरहाल अंग्रेज़ों की कैद में नहीं था, और ये बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। जहाँ दूर दूर तक अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। मेरे यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही जवाब था, और वो था हमजाद की मुदाखलत। यकीनन उसने बर वक्त मेरी मदद करके मुझे अंग्रेज़ों की कैद से बचा लिया होगा। इसके साथ मुझे नाहीद का ख्याल आया। उसका क्या बना होगा? वो भी मेरी तरह फरार होने में कामयाब हो गई होगी। मैं बहुत देर तक इन्हीं सवालों में उलझा रहा, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मुमकिन है मेरे हमजाद ने उसे बचा लिया हो, या वो फिर खुद जनरल चैम्बरलैन को कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गई हो। मगर ये बात करीने कयास नहीं थी, क्योंकि मेरे वजूद ने उसकी राह में मुश्किल खड़ी कर दी थी। यकीनन मेरी चीख सुनकर मुहाफ़िज़ बेदार हो गए होंगे, और फिर मैं इससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उस तसव्वुर से भी खौफज़दा था कि खुदा नाख्वास्ता नाहीद गिरफ्तार कर ली जाए। मैं अंधेरे और सकूत से बेजार हो चला था। सोचते सोचते मेरा जहन थक गया। उसी वक्त मैंने अपने करीब किसी और के वजूद को भी महसूस किया, और उसके साथ ही एक तीसरी सरसराहट और फिर फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन मेरे करीब कोई सांप था, और सांप जहरीला भी हो सकता था। उस एहसास ने मेरे तमाम हवास बेदार कर दिए। मैंने अपने जिस्म को समेटा, और उसी वक्त मेरे बाएं बाजू में जैसे किसी ने बीक वक्त कई तेज सुइयां चुभो दी हों। मेरे मुंह से चीख निकल गई। क्या मुझे सांप ने डस लिया? अचानक मेरा जहन सवाल गूंजा, और उसके एहसास के साथ ही मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया, और मेरा जिस्म किसी सर्दी के खाए हुए बच्चे की तरह कांपने लगा। सरसराहट फिर सुनाई दी। सांप मुझे डस कर गालबन वापस हो रहा था। मैंने बाएं बाजू की उस जगह को छुआ जहां सांप ने मुझे डसा था। उस जगह मुझे जलन और सख्त सोजिश महसूस हुई, और उसके चंद लम्हे बाद मेरा जहन बोझिल होने लगा, जैसे मुझे सख्त नींद आ रही हो। मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब सांप का जहर अपना असर शुरू कर देता है तो गहरी नींद आने लगती है, और उस शख्स को किसी भी तरह सोने नहीं दिया जाता जिसे सांप ने डस लिया हो, क्योंकि ये नींद उसके लिए निहायत खतरनाक साबित होती है। नींद के आलम में जहर तेजी से अपना काम करता है, और फिर मरीज की आंख कभी नहीं खुलती और वो इसी हालत में मर जाता है।
ये ख्याल आते ही मैंने अपने गुनूदा जहन को संभालने की कोशिश की। मैं बहरहाल बेदार रहना चाहता था ताकि जहर मुझ पर जल्द असर अंदाज ना हो सके। मैं काफ़ी देर अपने खमार आलूदा जहन से जंग करता रहा, मगर नींद का गलबा इतना शदीद था कि मुझे अपनी पलकें उठाना गरां गुजर रहा था। इसी कैफियत को महसूस करते हुए किसी हद तक खौफजदा भी था, मगर मैं ज़्यादा देर तक अपने हवास को काबू ना रख सका और मेरा जहन नींद के आगोश में डूबता चला गया। दोबारा होश आने पर मैंने अपने चारों तरफ उजाला फैला हुआ देखा, लेकिन उसे मुकम्मल रोशनी फिर भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उजाला गार के दहाने से आ रहा था और गार के अंदर पहुंचते पहुंचते धुंधलके में तब्दील हो रहा था। मैं उस वक़्त एक गार में था। मुझे पहली खुशी तो ये हुई कि मैं ज़िंदा हूँ, और इस एहसास के साथ ही मेरा दायां हाथ फ़ौरन अपने बाएं बाजू पर पड़ा जहाँ मुझे सांप ने डसा था। अब उस जगह तो ना तो दुखन थी और ना सोजश। वो जगह भी अब पहले की निस्बत उभरी उभरी नहीं थी। क्या वो मेरा वहम था? मैंने सोचा और फिर खुद ही अपने ख्यालों की तरदीद कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सांप के डसने की तकलीफ़ महसूस की थी, तो फिर अब तक किस तरह ज़िंदा हूँ? मेरे ज़ख्म किस तरह ठीक हो गया? जहर ने मुझे कोई असर क्यों नहीं किया? मैं सोचता रहा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे बेहोश होने के बाद हमजाद मुझ तक आया होगा और उसने अपनी पुरस्रार कुव्वतों को बरोए कार लाकर जहर के असर को ज़ायल कर दिया होगा। इसके अलावा और कुछ मुमकिन नहीं था। मैं ये सोचकर मुतमिन हो गया कि मेरा हमजाद मेरी तरफ से गाफिल नहीं है। उसी ने मुझे अंग्रेज़ों के कैंप में अंग्रेज़ों के हाथ कैद होने से बचाया, और फिर वही यहाँ बर वक़्त पहुँचकर सांप के जहर को ज़ायल करने का सबब बना। मैं ताज़ा तरीन हालात से बाखबर होना चाहता था। मुझे नाहिद की तरफ से सख़र फ़िक्र लाहक थी, मगर इसके बावजूद मैं हमजाद को तलब करने का ख़तरा मूल नहीं लेना चाहता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मेरा दिल उछलने लगा। मैं इस कदर बदहवास हुआ था कि ये कभी याद नहीं रहा कि मैं हमजाद के बगैर कभी नाहिद के बारे में मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मुझे अपने तसव्वुर की कुव्वत आजमाने से भला कौन रोक सकता था। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद की और नाहिद का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के सामने नाहिद का चेहरा था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैं उछल पड़ा। नाहिद के चेहरे पर सख्त तकलीफ़ व अज़ियत के आसार थे। मैंने फ़ौरन अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और उसके साथ ही मेरा खून खौलने लगा। जिस दूसरे चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी थी उसने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। ये चेहरा जब्बार का था, जो नाहिद के चेहरे के बहुत करीब था। जब्बार के अलावा उस जगह एक अंग्रेज़ भी नज़र आ रहा था, जिसकी हरीस और ललचाई हुई नज़रें नाहिद के जिस्म का जायज़ा ले रही थी। नाहिद का जिस्म एक मोटे से लकड़ी के तख्ते से बंधा हुआ था और उसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे। अचानक अंग्रेज़ अफसर के होंठों को हरकत हुई, जो अपनी वर्दी से कोई अफसर मालूम होता था। वो जब्बार से मुखातब था। तुम इससे पूछा कि ये कौन लोग है, इसका साथी कहाँ है? तुम इसका ज़ुबान समझता? अच्छी तरह समझता। अच्छी तरह पूछो, नहीं तो मारो इसका ज़ुबान खोलो। ये अभी सब कुछ बता देगी, मगर इसके लिए तन्हाई ज़रूरी है। जब्बार की अय्यार आवाज़ सुनाई दी और मैं बल खा कर रह गया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि जब्बार तन्हाई किस लिए चाहता है। खैर, हम जाता। अगर तुमको ये कुछ नहीं बोला तो हम आएगा और इसके बाद तुम और इससे चला जाएगा। ये कहकर अंग्रेज़ अफसर खैमे से बाहर निकल गया। दूसरे ही लम्हे नाहिद ने उसके मुंह पर थूक दिया। वो चीखी, जलील कुत्ते, तू एक मजबूर व बेबस औरत की बेचारगी से फ़ायदा उठा रहा है। अगर तू इतना ही बहादुर है तो मेरे हाथ पांव खोल दे। मैं वादा करती हूँ कि भागूंगी नहीं और तुझसे मुकाबला करूंगी। मेरी बुलबुल इस तरह नाराज़ नहीं हुआ करते। जब्बार ने अपने चेहरे की आस्तीन से साफ करते हुए सिफली पन से कहा,
तू अगर मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचाने की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तेरी सजाए मौत से कम नहीं हो सकती, क्योंकि तूने जनरल चैम्बरलैन को कत्ल करने की कोशिश की, और अगर ऐन वक्त पर मुहाफ़िज़ होशियार ना हो जाते तो तू अपना काम कर चुकी होती, मगर उसके बावजूद तूने उन पर खंजर से हमला करके उन्हें सख्त मजरूह कर दिया है। और तेरा ये जर मामूली जुर्म नहीं, ये तू भी अच्छी तरह जानती है। और ये भी शायद तुझे मालूम हो कि अगर तूने सीधी तरह मेरी बात ना मानी तो मैं ज़बरदस्ती ऐसा कर सकता था, मगर मैंने तुझे सुबह तक सोचने की मोहलत दे दी। बोल, क्या तू राज़ी है? कमीने गुलाम, अंग्रेज़ों के कुत्ते, तुझे मुझ पर ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती। नाहिद की आवाज़ से हकारत टपक रही थी। अच्छा तो फिर मुझे रोक, देखो कैसे रोकती है। जब्बार ये कहकर खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और पर्दा गिराकर रस्सी से बांध दिया, और नाहिद की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तेरी चीखों पुकार सुनकर बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। वो लोग समझेंगे कि मैं तुझ पर तशद्दुद करके तेरी ज़ुबान खुलवाना चाहता हूँ। अब मान जाओ, वरना जब्बार उसके करीब पहुंचकर रुक गया। फिर मैंने जो कुछ सुना उस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। नाहिद कह रही थी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मेरे हाथ पांव खोल दो। तुम्हारी रजा मंदी के बाद हाथ पांव खोलना ज़रूरी नहीं है। बल्कि जब्बार कहते कहते रुक गया। ऐसा तो मैं सिर्फ इसलिए चाहता था कि तुम चीखो पुकार ना करो और किसी से इस वाक़े का जिक्र भी ना करो। जब्बार वाकई एक अय्यार जहन का मालिक था। वो नाहिद को आज़ाद करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, और जब्बार की बात सुनकर मेरे जहन में नाहिद का अदा किया हुआ जुमला वाज़े हो गया। वो यकीनन कैदोबंद से आज़ाद होकर फरार की राह ढूंढना चाहती थी। मुझे ये सुनकर बे इंतहा खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अपने नावाक पाक वजूद को मुझसे दूर रख कुत्ते, नाहिद चीखी। अच्छा, अब मैं समझा, तो इस तरह मुझे फांसी की कैदोबंद से आज़ाद होना चाहती थी। क्यों बोली चिड़िया। जब्बार शैतानों की तरह हंसा। तो मुझे इतना बेवकूफ़ समझती है? मैं जानता हूँ कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। अब मेरे लिए ज़ब्त करना इंतहाई दुश्वार था। मैंने एकदम आंखें खोल दी और चीखा, हमजाद। उसी लम्हे हमजाद का घबराया हुआ चेहरा मुझे नजर आया। वो आते ही बोला, आपने मुझे इस वक्त तलब करके गजब कर दिया। जब्बार का हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें जो हुक्म दे रहा हूँ उसे पूरा करने के लिए फौरन रवाना हो जाओ। बकिया बातें फिर होंगी। नाहिद की इज्जत व आबरू खतरे में है, उसे बचाना अशद ज़रूरी है। तुम इसे अंग्रेज़ की कैद से आज़ाद करके फौरन यहाँ ले आओ, वरना मैं तबाह हो जाऊँगा। मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गया, मगर मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद गायब हो गया। उसके जाते ही मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर ली ताकि ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। मैं तसव्वुर की ताकत फिर बरोए कार ला चुका था। मैंने हमजाद को खैमे में दाखिल होते देखा, और उससे पहले कि जब्बार अपने मकसद में कामयाब हो, हमजाद ने आनन फानन नाहिद के जिस्म की बंदिशें खोलना शुरू कर दी। उसने ऐसा करने से पहले जब्बार को एक तरफ धक्का दिया था। नाहिद के जिस्म की बंदिशें खुद ब खुद खुलते देखकर अपने जिस्म को धक्का लगते महसूस करके पहले तो जब्बार हैरत ज़दा सा हुआ, फिर दूसरे ही लम्हे वो बड़बड़ाया, अच्छा तो ये बात है। वो गालबन समझ चुका था कि ये सब करिश्मा मेरे हमजाद की नादीदा कुव्वत का है। हमजाद जब्बार ने अपने हमजाद को तलब किया, जिसे मैं ना देख पाया, मगर उसी वक्त मेरे हमजाद ने नाहिद को छोड़कर एकदम जब्बार पर हमला कर दिया, और इससे पहले कि वो अपने हमजाद को कोई हुक्म दे सकता, उसका जिस्म एक बार जोर से लहराया और फिर वो तवरा कर ज़मीन पर आ रहा। गालबन वो बेहोश हो गया था। नाहिद के चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। उसके लिए ये सब बड़ा अजीब और पुरस्रार था। उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई मजबूत रस्सियां खुद ब खुद खुलने लगी, और फिर उसके देखते ही दखते जब्बार बेहोश होकर गिर पड़ा। नाहिद को मजबूत रस्सियां खोलने में कुछ वक़्त पेश आ रही थी, इसलिए मेरा हमजाद आगे बढ़ा और चंद ही लम्हों में उसे कतई आज़ाद कर दिया। कपड़े पहन लो, हमजाद ने सरगोशी की, और जल्द से जल्द यहाँ से फरार होने के लिए तैयार हो जाओ। शेख, तुम
तुम अचानक हमजाद की आवाज़ सुनकर नाहिद की खुशी से थरथराती हुई आवाज़ सुनाई दी। हमजाद की आवाज़ उसे कतई मेरी आवाज़ मालूम होती थी, क्योंकि मेरी और हमजाद की आवाज़ में कतई कोई फ़र्क नहीं था। नाहिद हैरत से चारों तरफ देखने लगी। खैमा खाली था। उसके लिए ये बात सख्त हैरत अंगेज़ थी कि मैं उसे नज़र क्यों नहीं आ रहा। इसलिए उसने पूछा, मगर तुम नज़र क्यों नहीं आ रहे हो शेख? ये तमाम बातें आइंदा के लिए उठा रखो। फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, तुम्हें बाद में सब कुछ बता दिया जाएगा। हमजाद ने नरमी से कहा। नाहिद कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर आंखें बंद कर लीं। हमजाद ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अब उसकी गिरफ्त नाहिद की कंपनियों पर थी। नाहिद का जिस्म अचानक ढीला हुआ और इससे पहले कि वह फर्श पर गिर जाए, हमजाद ने उसे अपने बाजुओं पर उठा लिया। मुझे उस वक्त हमजाद पर रश्क आया। काश उसकी जगह इस वक्त मैं होता। हमजाद ने खैमे का रुख नहीं किया। वो खैमे की दूसरी तरफ गया। दूसरे ही लम्हे खैमे में शगाफ नजर आने लगा। उस शगाफ से हमजाद नाहिद का जिस्म उठाए गिर हुए गुजर गया, लेकिन अभी वो कुछ दूर ही गया होगा कि अचानक एक शोर बुलंद हुआ। किसी ने नाहिद के जिस्म को फिजा में बुलंद होते हुए देख लिया था। मैंने देखा कि खैमे के इर्द गिर्द मुतय्यन तमाम मुहाफ़िज़ पत्थर के बने उस हैरत अंगेज नज़ारे को देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके जनरल पर हमला करने वाली लड़की का जिस्म खुद ब खुद फिजा में बुलंद होता जा रहा था। उनमें से किसी को होश आ गया। वो शायद कोई अंग्रेज अफसर था जो चीखा। वो फरार होना मांगता। फायर फायर! उस अंग्रेज की आवाज़ के साथ ही जैसे सारा तिलस्म टूट गया। बीक वक़्त कई धमाके हुए, लेकिन उस वक़्त तक नाहिद का जिस्म बंदूक की गोलियों की ज़द से काफ़ी दूर निकल चुका था और फिर उन लोगों के देखते ही देखते वो एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। उसके साथ ही मैंने आंखें खोल दी। मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुंतक़े हो गया, क्योंकि मैं वाकिफ़ था कि अब चंद ही लम्हों में हमजाद नाहिद को लेकर मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरी तवक्का के मुताबिक हमजाद जल्द ही उस गार तक पहुंच गया जहां मैं मौजूद था। उसने आते ही नाहिद के बेहोश जिस्म को फर्श पर एहतियात से दराज कर दिया। उस काम से फारग होते ही मैंने उसे मुखातब किया। हाँ, अब तुम बताओ, क्या कहना चाहते थे? तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें बेवक़्त तलब किया था। मुझे बताओ कि जब्बार अपने हमजाद से क्या काम लेना चाहता था जो तुम उसकी राह में रुकावट बने हुए थे? अंग्रेज़ हकाम ने जब्बार की पुरस्रार कुव्वतों से मायूस होकर उसे कोई बहुत बड़ा काम सपुर्द नहीं किया था। हालांकि वो गलत समझ रहे थे कि अगर जब्बार का हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी फतेह होती। अंग्रेज़ हकाम ने जब्बार के सपुर्द काम किया था। वो अपनी पुरस्रार कुव्वतों से काम लेकर कदाइन के दिल मुजाहिदीन की तरफ फेर दे। दरअसल जब्बार शेखी में आकर उन्हें सब कुछ बता चुका था कि वो अपनी पुरस्रार कुव्वतों के ज़रिए क्या काम कर सकता था। उन्हें उसने ये भी बता दिया था कि हमजाद से काम लेकर वो इस बात पर भी कादर है कि मुजाहिदीन की मदद करने वाले कबीलों और उनकी ख़वातीन को बचाए बजाय उनके अंग्रेज़ों का हमनवा बना दे। जब्बार ने उसी गर्ज से अपना हमजाद रवाना किया था और मैं रास्ते में उससे उलझ पड़ा। उसके कुछ देर बाद आपने मुझे तलब किया और उसका रास्ता साफ हो गया। हमजाद ने मुझे पूरी तफसील से आगाह कर दिया। ये वाकई बहुत ख़तरनाक बात थी। मैंने हमजाद की तायद की, फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम्हारे हटने के बावजूद भी जब्बार का हमजाद अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो सका होगा। उसकी वजह यह है कि उसकी थोड़ी देर बाद ही जब्बार ने अपने हमजाद को दोबारा अपने पास तलब कर लिया था और फिर उसे हुक्म देने से पहले ही तुम्हारे हाथों से बेहोश हो गया था। ऐसी सूरत में जब्बार का हमजाद उस वक़्त तक अब तक उसके पास होगा। क्यों? मैंने सवालिया नज़रों से हमजाद की तरफ देखा। आपका ख्याल दुरुस्त है। जब्बार का हमजाद अभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन होश आते ही जब्बार उसे फिर उसी मकसद के हसूल के लिए रवाना कर सकता है। हमजाद ने जवाब दिया। इससे पहले कि वो होश में आए और तुम मुझसे रुखसत हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और नाहिद को फ़ौरन मलका पहुँचा दो ताकि हम हिफाजत के साथ
आइंदा के लिए कोई मंसूबा बना सकें। मैंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों को मलका पहुंचा देता हूं। मुमकिन है मुझे बहुत जल्द फिर आपसे रुखसत होना पड़े और आप यहाँ इसी अजनबी जगह बेयारो मददगार पड़े रहें। हमजाद ने फिर कहा, तो फिर नाहिद को अभी होश में लाने की भी ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है तुम्हारा? सफ़र तवील है और वक़्त कम, इसलिए बेहतर है कि आपको भी बेहोश कर दिया जाए, इसीलिए कि आप इतनी तेज़ी रफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमजाद ने मशवरा दिया। ठीक है, मैंने कहा और आंखें बंद करके नाहिद के बराबर लेट गया। दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी कंपनियों पर दबाव महसूस हुआ और मेरा जहन बोझल होते होते बिल्कुल गाफिल हो गया। होश आने पर मैंने खुद को और नाहिद को अमीर बाबू खान के मकान पर पाया। इस वक्त मकान खाली था। मेरे कहने पर हमजाद नाहिद को भी होश में ले आया। नाहिद ने होश में आते ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। उसे गालबन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो बखैरियत तमाम मलका पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मकान बहरहाल वो पहचानती थी, उसके दरो दीवार से आशना थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शेख, तुम सख्त मजरूह हो, तुम्हारे माथे पर गहरा जख्म है, उसने कहा, और उसके जुमले के साथ ही मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मुझे अपनी बेसाखियों का ख्याल आया, जो वहीं रह गई थी जहां मैं जख्मी हुआ था। मेरी पहली ज़रूरत बहरहाल बेसाखियाँ थी। यही सोचकर मैंने हमजाद से कहा, मेरी बेसाखियाँ ले आओ। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर रुखसत हो गया और नाहिद समझी कि मैंने उसे मुखातब किया है। वो उठकर जाने लगी तो मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेसाखियाँ देख ही रही कि कहाँ रखी थी। नाहिद ने कहा, मैंने तुमसे बेसाखियाँ लाने के लिए नहीं कहा। वो एक और ही नादीदा कुव्वत है जिसे मैंने हुक्म दिया है, और वही नादीदा कुव्वत तुम्हें अंग्रेज़ों के कब्ज़े से लाई है। अभी मेरा फिक्रा ख़त्म ना हो पाया था कि कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो अमीर बाबू खान खड़े हम दोनों को हैरत से देख रहे थे। फिर उससे पहले मैं या नाहिद कुछ कहें, वो बोले, तुम दोनों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी तहसीन के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं, मगर हमें हैरत है कि तुम दोनों मौत के शिकंजे से किस तरह निकल आए। हमें तमाम इतलात मिल चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे तुम दोनों से एक शिकायत भी है कि तुमने मुझे इस सिलसिले में ला इल्म रखा। हम मजबूर थे ए अमीर, अगर हम आपसे अपने इरादे का अजहार करते तो यकीनन आप हमें मौत के मुंह में छलांग लगाने की इजाज़त ना देते। और मेरा जुमला अधूरा रह गया। अमीर बाबू खान बात काट कर बोले, शायद इन्होंने अब पहली मर्तबा मेरी हालत पर गौर किया था। जिले रहमान, तुम शदीद ज़ख्मी भी मालूम होते हो। बातें फिर होती रहेंगी, पहले तुम्हारी मरहम पट्टी ज़रूरी है। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। चंद लम्हों बाद वो एक छोटा सा बक्स लेकर कमरे में दाखिल हुए। लाइए, मुझे दीजिए, मैं शेख की मरहम पट्टी कर देती हूँ। नाहिद ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, मुझे खुद ये सआदत हासिल करने दो। जो लोग अल्लाह की राह में ज़ख्म खाते हैं, उनके ज़ख्म नहीं होते, जन्नत के फूल होते हैं। मुझे इन फूलों से करीब होने दो। अमीर बाबू खान की आवाज़ में बेपनाह मोहब्बत थी। वो मेरी मरहम पट्टी कर रहे थे कि इस दौरान हमजाद ने नहायत खामोशी से मेरी बेसाखियाँ लाकर दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगाकर रख दी, मगर हमजाद की एहतियात के बावजूद कुछ खटका हुआ। अमीर बाबू खान ने मुड़कर देखा और फिर कुछ ना पाकर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। अलबत्ता नाहिद की आंखों से हैरत का अजहार हो रहा था। उसने गालबन बेसाखियों को कमरे में दाखिल होते देख लिया था, क्योंकि वो इस वक्त दरवाजे ही की तरफ मतवज्जा थी। कुछ देर बाद ही अमीर बाबू खान हमें आराम करने का मशवरा देकर रुखसत हो गए। मैं तकिए के सहारे दीवार के साथ टेक लगाए
नीम दराज था और मेरे बराबर ही नाहिद बैठी हुई थी। मुझे और नाहिद को इस हादसे के बाद पहली बार तन्हाई का मौका मिला। नाहिद के दरियाफत करने पर मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं चट्टान से फिसलने के बाद अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। नाहिद ने मुझे अपने ऊपर गुजरे हुए वाकयात बताते हुए कहा, मैं गालबन कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गई थी। मुझे ये भी ना याद रहा कि तुम भी मेरे साथ हो और अपनी माजूरी के सबब मेरी तेज़ रफ्तारी का साथ नहीं दे सकते। जिस वक़्त तुम्हारी चीख बुलंद हुई, एन उसी वक़्त मैं जनरल चैम्बरलेन के खैमे में पहुंचकर उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। वो मेरे सामने महू ख्वाब था, लेकिन तुम्हारी चीख ने उसे बेदार कर दिया और मैं भी कुछ घबरा गई, मगर मैंने उसे बिस्तर से उठने की मोहलत नहीं दी और उस पर हमला कर दिया। लेकिन मेरा वार चुटता हुआ पड़ा। मेरा खंजर उसके सीने में उतरने की बजाय उसके पहलू को जख्मी करता हुआ दाएं बाजू में प्यूसत हो गया। उस वक़्त तक वो होशियार हो चुका था। तुम्हारी चीख के बाद दूसरी चीख उसकी थी, जिसने मुहाफिजों को चौकन्ना कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद ही मुझे फरार होने से पहले चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो कुछ हुआ तुम उससे वाकिफ हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जख्मी होने का बहुत अफसोस है। अपनी बात ख़त्म करते हुए नाहिद मेरे कुछ और करीब आ गई और उस वक़्त मुझे अपने जिस्म में बिजलियां सी कूदती हुई महसूस हुई। मेरे वजूद में सोया हुआ शैतान जागने लगा, जिसे शेख करामत को मैंने थपकियां दे देकर सुला दिया था। अब वो बेदार हो रहा था। मैंने एक खुद फरामोशी की सी कफियत में उसके नरमो मुलायम हाथ को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसका हाथ मेरे होंठों तक पहुंच गया। मेरी आंखें बंद थीं। शेख मेरी समाज से नाहिद की गसीली आवाज़ टकराई और उसी के साथ उसने अपना हाथ एक झटके से खींच लिया। मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, लेकिन मैंने उसकी खफगी को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे समझने की कोशिश करो नाहिद, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने जज्बात से कांपती हुई आवाज़ में कहा। बको मत, उसने अपना हाथ छुड़ाया और एकदम खड़ी हो गई। तुम मेरे मोहसन ज़रूर हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगी कि तुम मुझे मेरे मकसद से भटका दो। इससे हमारे मकसद में क्या फ़र्क पड़ा है? हम दोनों बहरहाल तंजीम के लिए काम करते रहेंगे। मैंने दलील पेश की। मेरी ज़िंदगी का अव्वल और आखिरी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम के लिए काम करना है और कुछ नहीं। समझ गए तुम? अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं कभी ये ज़िंदगी कबूल ना करती। ये मेरे लिए बहुत आसान था। मगर मेरी आंखें अभी वो मंजर नहीं भूली जब अंग्रेज दरिंदों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नाहिद की आवाज़ में जोश के अलावा सख्ती थी, लेकिन मुझ पर तो कुछ और नशा सवार था, इसलिए उसकी बातें मुझे मुतासर ना कर सकीं। इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, एक तुम्हारे ही साथ सब कुछ नहीं हुआ। ना जाने कितने घराने ऐसे हैं जो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन वक़्त एक ऐसा मरहम है जो रफ्ता रफ्ता हर जख्म को भर देता है। तुम्हें बहरहाल अपने मुस्तकबल के बारे में कोई फैसला करना है। तुम जवान हो और तुम्हारी जवानी के भी कुछ तकाजे हैं जिन्हें बहरहाल पूरा होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों से नफरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे मौसन ना होते तो मैं तुम्हारी गुस्ताख जुबान खींच लेती जो मुझे मेरी जवानी के तकाजे बता रही है। तुम में और उस दरिंदे में आखिर फ़र्क ही क्या है जो मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था? बोलो, जवाब दो। तुम इस कदर गिर सकते हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। नाहिद, मैं चीखा। अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। अगर मैं चाहता तो कब का अपने मकसद में कामयाब हो सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी। मोहब्बत? नाहिद ने हकारत से कहा, अगर इसी को तुम मोहब्बत कहते हो तो मैं इस पर 100 बार लानत भेजती हूँ। और ये कहकर गुस्से के आलम में कमरे से निकल गई। मैंने उसे आवाज़ें भी दी, मगर वो ना लौटी।
अब मैं मकान में अकेला था। नाहिद ने मेरी सख्त तौहीन की थी। उसने मेरी मोहब्बत को हकारत से ठुकरा दिया था। मैंने अपने अंदर पैदा होने वाली इस नई तब्दीली के बारे में सोचने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत अचानक किस तरह पैदा हो गई कि मैंने उससे अजहार इश्क कर दिया। काफ़ी देर गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब मैंने नहीद को कैद में देखा था, उसी वक़्त से मेरे अंदर सोया हुआ शेख करामत जाग उठा था और ज़िले रहमान सो गया था। वो ज़िले रहमान जो तंजीम के मुजाहिदीन का सरगर्म रुकन था और कभी ख्वाब में भी नहीद के साथ इस कदर बेबाकी से गुफ्तगू करने के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन अब तो ये हो ही चुका था। नाहिद के गुरूर ने मुझे मेरे माजी की तरफ लौटा दिया और नामुमकिन था कि मैं कभी वो फैसला ना कर पाता जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नई ही डगर पर डाल दिया था। उसे मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करना ही पड़ेगा। मैं बड़बड़ाया और बेचैनी से दिन गुजरने का इंतज़ार करने लगा। दिन भर लोग मेरी खैरियत दरियाफ़त करने आते जाते रहे, मगर नाहिद ना आई। हत्ता के रात हो गई। अमीर बाबू खान के साथ रात गए। वो लौटी और खामोशी से मेरे बराबर बिछे हुए बिस्तर को कुछ और दूर खिसका कर मुझसे बगैर बात किए दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। अमीर बाबू खान ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर दराज होने से पहले मेरी खैरियत दरियाफ़त की। इससे पहले कि वो कमरे में एक तरफ रखी हुई लालटेन की लो मदम कर चुके थे। कुछ देर बाद ही मैंने जब ये महसूस किया कि अमीर बाबू खान और नाहिद दोनों ही सो गए हैं, तो मैंने हमजाद को तलब किया। आपने क्या गजब किया, मुझे इस वक्त तलब कर लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अब इन बातों से तंग आ गया हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बेदस्तो पा महसूस करता हूँ। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने झंझलाई हुई आवाज़ में कहा। आप सुन तो लीजिए, इस तरह तमाम बाजी ही पलट जाएगी। हमजाद ने फिर कहना चाहा। अब मुझे इस बाजी से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगा वो करते रहो, बस इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जो आपका हुक्म, ये कहकर हमजाद ने सर झुका लिया। नाहिद को बेहोश कर दो, सुबह तक उसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, मैंने हमजाद को हुक्म दिया। मेरे हुक्म की तामील करने के बाद हमजाद मेरे बराबर वाले बिस्तर पर सोई हुई नाहिद की तरफ बढ़ा। फिर मुझे उसका साया नाहिद के चेहरे के करीब लहराता हुआ नजर आया। दूसरे ही लम्हे वो मेरी तरफ पलट कर बोला, ये अब सुबह तक होश में नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैंने हमजाद को रुखसत कर दिया। जो फैसला मैंने आज दिन में किया था, ये वक़्त उसका पूरा होने में था। मैं वाकिफ था कि है मगरूर सरकश लड़की बज़द होशो हवास कभी इस बात पर आमादा ना होती। मैं पारा के सिलसिले में एक बार चोट खा चुका हूँ, अब दोबारा किसी कीमत पर इसके लिए तैयार ना था कि मैं तड़पता रह जाऊं। अचानक मेरी समाज से धमाकों की आवाज़ें टकराईं और उसी वक़्त कोई भागता हुआ मकान में दाखिल हुआ। मैं संभल भी ना पाया था कि अमीर बाबू खान हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने जागते ही लालटेन की लो तेज की। मेरे खाली बिस्तर पर नजर पड़ते ही वो चौंके और उसी वक्त उसकी नज़रें मुझसे टकराईं। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में आ गए। इतनी देर में मैंने खुद को संभाल लिया। इसी अरसे में बाहर से आने वाला शख्स अमीर बाबू खान तक पहुंच चुका था। उसने आते ही कहा, अंग्रेज़ों ने हम पर हमला कर दिया है। अमीर बाबू खान उसकी तरफ मतवज्जा हुए। आने वाला कायम खान था। अमीर बाबू खान का घर दरवाज़ा खुला रखने के कायल थे ताकि किसी भी वक्त उनसे राब्ता कायम करने में किसी को वक़्त ना हो। इसलिए कायम खान को वहां पहुंचने में कोई वक़्त पेश ना आई थी। मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए मैं उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मुझे मालूम नहीं कि अमीर बाबू खान ने खान खान से क्या कहा, क्योंकि इस अरसे में बेसाखियाँ संभाल कर कमरे की पिछली खिड़की अबूर करके मकान के पिछवाड़े कूद चुका था। ये वक़्त सोचने से ज़्यादा कुछ करने का था। मैं वाकिफ था जिस हालत में अमीर बाबू खान ने मुझे देखा है, वो मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। यकीनन मेरे इतने बड़े कसूर को ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता था और ना ही मुझे माफ़ किया जा सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं वहां से फरार हो जाऊं। इसके अलावा मेरी बचत की और कोई सूरत नहीं थी। जब खिड़की से कूदकर गली में पहुंचा तो उसी वक्त मैंने अबीर बाबू खान की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे पकड़ लो, वो फरार हुआ जा रहा है। उन्होंने ये फिक्रा गालबन कायम खान से कहा था। मैं तेजी से बेसाखियां टेकता हुआ
अपनी पूरी कुव्वत जमा करके एक तरफ भागा जा रहा था। मुझे अपनी मंजिल मालूम थी, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी दिन रहने के सबब मैं यहाँ के एक एक मकाम और रास्तों से आगाह हो चुका था। हालात बस अचानक ही कुछ से कुछ हो गए थे। इस हालत में हमजाद को भी मैं अपनी मदद के लिए तलब नहीं कर सकता था। मैंने भागते भागते अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी। मेरा ताक़ुब किया जा रहा था। मैंने हत्तल मकदूर अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। धमाके अब भी पे दर पे सुनाई दे रहे थे। मेरे पीछे आने वाले मुझसे लम्हा बेलम्हा करीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनके कदमों की आवाज़ें अब मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थीं। गालबन वो अंदाज़ा लगा चुके हैं कि मैं किस तरफ गया हूँ। मेरी मंजिल एक करीबी पहाड़ी का चश्मा था, ताकि मैं फ़ौरन उसमें कूद कर खुद को हर आने वाली मुसीबत से महफूज कर लूँ, क्योंकि पाक होने की सूरत में फ़ौरन मैं हमजाद को तलब कर सकता था, और हमजाद के आने के बाद मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। मुझे अब ना तो तंजीम मुजाहिदीन से कोई दिलचस्पी रही थी और ना इस माहौल में यहाँ से निकलना चाहता था। इसका बाद का फ़ैसला मैं दिन में ही कर चुका था, मगर उस वक़्त मेरे जहन में ये बात नहीं रही थी कि ऐसी सूरत भी पेश आ सकती है। मुझे मजबूरन फ़ौरन होना पड़े, वरना मैंने सोचा ये था कि चश्मे पर आकर गुस्ल करूँगा और फिर हमजाद को तलब करके रात ही रात में यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल से मैं घबरा गया था। अगर इस हालत में मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया तो मेरे लिए ख़तरनाक होगा। मैंने जो कुछ किया है उसमें नाहिद की मर्ज़ी शामिल नहीं। मेरी ये बात उन लोगों से छुपी हुई बहरहाल नहीं रह सकती थी। पहाड़ी चश्मा मुझसे अब बेमुश्किल 4-5 फरलांग दूर रह गया था। मुझे कायम खान की आवाज़ सुनाई दी, ज़िल्ले रहमान रुक जाओ, वरना मेरे हाथ में बंदूक है। मैं तुम्हें अमीर के हुक्म से गोली भी मार सकता हूँ, लेकिन उसकी धमकी कारगर साबित ना हुई। जितनी देर में उसने ये फ़िक्रा अदा किया, उतनी देर में मैं पहाड़ी चश्मे से कुछ और करीब हो गया। कायम खान गालबन मेरी माजूरी देखकर मुतमिन था कि मैं फ़रार होने में कामयाब ना हो सकूंगा और आखिर वो मुझे पकड़ लेगा। वो नहीं जानता था कि अगर मैं चश्मे तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो कायम खान के फरिश्ते भी क़यामत तक मुझे नहीं पकड़ सकते। इसलिए कायम खान बड़े इत्मीनान से मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। हालांकि अगर वो कुछ और तेज़ दौड़ता तो मुझे पकड़ सकता था, क्योंकि मैं बहरहाल बैसाखियों के सहारे भाग रहा था और उसे ऐसी कोई परेशानी या वक़्त दरपेश नहीं थी। मैं तुम पर गोली चला रहा हूँ, वरना अब भी रुक जाओ, कायम खान चीखा, मगर उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही मैं चश्मे में कूद गया था। मैंने एक डुबकी लगाई। कायम खान चश्मे के किनारे तक पहुँच चुका था। मेरा सारा जिस्म भीग गया था। मैंने पानी से सर बाहर निकाला और फौरन हमजाद को तलब किया और उसे हुक्म दिया, सबसे पहले इस शख्स के हाथ से बंदूक छीन लो। इसके बाद मुझे फ़ौरन यहाँ से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दो। मेरा हुक्म पाते ही हमजाद खान कायम खान की तरफ लपका। उसने कायम खान के हाथ से बंदूक छीन ली। कायम खान के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकली। उसने देखा कि उसकी बंदूक खुद ब खुद फिजा में बुलंद होती हुई चश्मे की तरफ जा रही है। मेरे कपड़े गीले हैं और कायम खान का लिबास मेरे जिस्म पर सही आएगा, मैंने हमजाद से कहा। हमजाद के लिए सिर्फ इतना इशारा काफ़ी था। इससे पहले कि कोई और अजीब मंजर देखकर कायम खान चीखता बस्ती की तरफ भाग जाता, हमजाद ने उसे बेहोश कर दिया। मैं उसके बेहोश होते ही चश्मे के ठंडे पानी से बाहर आ गया और फिर मैंने अपने गीले कपड़े उतारे और कायम खान के कपड़े उसके जिस्म से उतार कर खुद पहनने में देर नहीं की। कहाँ चलूँ? हमजाद ने दरियाफ़त किया। कहीं भी, मैंने जवाब दिया, जहाँ कम अज़ कम एक रात आराम से गुजर सके। ये फ़ैसला भी मैं सुबह करूँगा कि मैं किस शहर रहना पसंद करूँगा। फ़िलहाल तो रात बसर करने के लिए इस पहाड़ी इलाके का कोई गार मुनासिब हो सकता है। सुबह आप जहाँ कहेंगे मैं आपको पहुँचा दूँगा, हमजाद ने मशवरा दिया। तुम जो मुनासिब ख्याल करो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कहा और बेसाखियाँ संभाल ली।
चंद लम्हे बाद ही ऊंची नीची पहाड़ियों और दर्रों के दरमियान से फिजा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। धमाके अब भी जोरों शोर से जारी थे। इसका मतलब था कि मुजाहिदीन और अंग्रेजी फौज में बाकायदा ठन गई है। हमजाद मुझे लिए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रफ्ता रफ्ता धमाकों की आवाज़ें मदम होती गईं। अब धमाके काफ़ी फासले से सुनाई दे रहे थे। एक ऊंची सी पहाड़ी के करीब से गुजरकर हमजाद की रफ्तार कुछ कम हुई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। चांद की दूधिया रोशनी चट्टानों और पहाड़ियों पर मचल रही थी। उसने मुझे एक हमवार चट्टान की सिता पर उतार दिया। उस चट्टान के बाएं तरफ कुछ फासले पर मुझे एक कुशादा गार का दहाना नजर आ रहा था। ये कौन सा इलाका है? मैंने हमजाद से सवाल किया। आप आज़ाद इलाके से निकलकर अंग्रेज़ हुकूमत की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, मगर ये जगह मौजूदा मकाम जंग से काफ़ी दूर है और महफूज भी। मैं चट्टान से उतरकर गार के दहाने की तरफ बढ़ते बढ़ते रुका और हमजाद से बोला, कहीं इस गार में कोई जहरीला सांप या कोई दरिंदा ना हो। पहले भी मैं एक तलख तजर्बे से गुजर चुका हूँ। आप मुतमईन रहें, मेरा इल्म मुझे बताता है कि इस गार में ऐसा कोई जानवर नहीं। दरअसल आपको यहाँ लेकर ही इसीलिए आया हूँ कि आपको इस गार में कोई परेशानी पेश ना आए। दरअसल ये गार एक तरह शिकारियों की क़यामगाह है। यहाँ अंदर आपको प्याल भी बिछी हुई मिल जाएगी, क्योंकि इस इलाके में जब भी आस पास के शिकारी शिकार खेलने आते हैं तो इसी गार को अपना आर्जी क़यामगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमजाद ने गार के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। अब मैं बेधड़क गार में दाखिल हो रहा था और मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका था इस गार में मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अंदर पहुंचकर अब मैं किस कदर मुतमिन था। अंदर वाकई ज़मीन पर प्याल बिछी हुई थी। गर्म घाव में तो मैंने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब अगर कोई मुझसे 2 कदम चलने को भी कहता तो मैं तैयार ना होता। गैर ज़रूरी भाग दौड़ ने मुझे थका दिया था, इसलिए मैं गार में पहुंचते ही पैयाल पर लेट गया। हमजाद भी मेरे करीब मौजूद था। मुजाहिदीन से अब किस्म किस्म की दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी ये ज़रूर जानना चाहता था कि आज दिन के वक्त जब मैंने हमजाद को तलब किया था तो वह क्यों परेशान हो गया था और मेरा दुश्मन जब्बार अंग्रेज़ों के इशारे पर अपने हमजाद से क्या काम लेना चाहता था, जिस राह में मेरा हमजाद रुकावट बना हुआ था। यही सब कुछ सोचकर मैंने हमजाद को मुखातब किया। हाँ, आप बताओ कि आज तुम दोपहर के बाद कहाँ मसरूफ़ थे? जब आपने मुझे तलब किया उस वक़्त मैं जब्बार के हमजाद से उलझा हुआ था। दरअसल जब्बार ने शेखी में आकर अंग्रेज़ों के हमजाद के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था कि वो उससे क्या काम ले सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज दिन में अंग्रेज़ हकाम ने जब्बार को फिर मजबूर किया कि वो इस काम को पूरा करे जो उसके सपुर्द किया गया था, यानी ख़वातीन को अपनी पुरस्कार कुव्वतों के ज़रिए अंग्रेज़ों का हमनवा बना दे, और अंग्रेज़ अपने मकसद को हासिल करने में भी कामयाब हो चुके हैं। बहुत सी ख़वातीन अंग्रेज़ों की हमनवा भी बन चुकी हैं, जिसके नतीजे में आज रात अंग्रेज़ी फ़ौज ने हमला कर दिया है। अब होगा ये कि कबाइल मुजाहिदीन का साथ नहीं दे सकेंगे। हमजाद ने मुझे पूरी तफसील से आगाह कर दिया। खैर, अब जो भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो सिर्फ जब्बार से दिलचस्पी है। मैं समझता हूँ कि जब तक मैं उससे अपना इंतकाम ना ले लूँ, मुझे इस इलाके में रहना चाहिए। मैं उसे सिसकार कर मारना चाहता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं देना चाहता। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से फ़रार होकर किसी और शहर में पनाह ले लूँगा, मगर अब मेरा ख्याल है कि मैं लगे हाथों ये किस्सा भी ख़त्म करता चलूँ, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहेगा मुस्तकबिल मेरे लिए ख़तरा बना रहेगा। अब कतई सही सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, कई मौके भी ऐसे आए थे कि उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता था, मगर आपने खुद ये मौके खो दिए। हमजाद ने मेरी तायद की। आप कोई ऐसा मौका नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। मैं खिड़कियों और दरवाज़ों पर मौत की दस्तकें सुन रहा था। जिंदगी का काफिला इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि निगाह नहीं ठहर पाती। मेरा कुर्ब
बढ़ता जा रहा था और मेरे दिन कम होते जा रहे थे। अब तक मैंने जो कुछ कहा था, तुमने जो कुछ सुना, वो मेरी इब्तदाई जिंदगी के सिर्फ चंद सालों की रूदात थी। तुम कई दिन से मेरी पुरस्रार, अजीब, नाकाबिले यकीन और काबिले नफरत सरगुज़श्त सुन रहे हो, लेकिन अब मुझे खौफ सा महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ कह ना पाऊँ और वक़्त ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि मेरी सांसें उखड़ जाएं, नब्ज़ें डूब जाएं, मेरी कुव्वते गोयाई जवाब दे दे। मैं पूरी शिद्दत और तेज़ी के साथ तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं ये देखकर खुश हुआ कि मेरी सरगुज़श्त सुनने के दौरान कई बार तुम्हारे चेहरे पर नफरत के सारे साए लहराए, जबकि मैं मलका से अपने फरार होने का सोच रहा था। मैंने तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर देखा। यकीनन उस वक़्त तुम्हें मुझसे शिद्दत से नफरत महसूस हुई होगी कि मैं एकदम किस तरह बदल गया। मैंने किस तरह वफादारों और जानसारों के एतमाद को धोखा दिया। मैंने किस तरह खुद अपने लहू की तहरीर को झुटलाया और किसी बुजदली के साथ नहायत नाहीद जैसी लड़की से मैंने अपने तशन्ना लबी को सैराब किया। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में एतराफ़ करता हूँ कि मैं बहुत बुरा था, बुज़दिल था, बेवफा और धोखेबाज था। मगर ना जाने क्यों मुझे कभी कभी ये ख्याल ज़रूर आया कि मैं जो कुछ था और जो कुछ बन गया उसमें मेरा अपना दखल बहुत कम था। शायद मुझे समझा नहीं गया, शायद मुझसे मोहब्बत नहीं की गई, शायद मेरी महरूमियों को महसूस नहीं किया गया। मैं माजी की तरफ लौट रहा हूँ, माजी जिसके माथे पर मेरी जिंदगी के एक लम्हे का हिसाब तहरीर है और मैं ये तहरीर पढ़ रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। कल मैंने तुम्हें बताया था कि मलका से फरार होकर अंग्रेजी हुकूमत की हदूद में दाखिल हो गया था, जहाँ वक्ती तौर पर मैंने एक पहाड़ की गार में पनाह ली थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और मेरी पलकों का नींद का बोझ बढ़ता जा रहा था। गार में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे अपने दिल की धड़कनें नुमायां तौर पर सुनाई दे रही थी। हमजाद भी गार ही में मौजूद था। मैंने उसे मसलहतन जाने की इजाज़त नहीं दी थी। गुज़श्ता तजर्बों ने मुझे इतना सबक तो दे ही दिया था कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह मैं जब्बार के बारे में मंसूबे बना रहा था, मुमकिन था कि वो भी मुझे तर्क कर देने का मौका ढूंढ रहा हो। ऐसी सूरत में हमजाद का मेरे करीब रहना ज़रूरी था ताकि जब्बार को कोई हमला कारगर ना हो सके। मेरा थका हुआ जिस्म जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं हमजाद की मौजूदगी में हर किस्म के खतरे से बेनियाज था। बहुत दिन बाद बेफिक्री की नींद आई थी। अगर हमजाद मुझे बेदार ना करता तो मैं ना जाने और कितनी देर सोता रहता। वक्ती तौर पर कुछ झंझलाहट सवार होती, मगर ये सोचकर खामोश हो गया कि हमजाद ने बेसबब नहीं जगाया होगा। मैं सवालियों नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। एक और खतरा आपकी तरफ बढ़ रहा है, हमजाद ने मेरे सवालिया नज़रों के जवाब में कहा। उस खतरे से कबल अज वक्त आगाह करना मेरा फ़र्ज है। मैंने इसलिए आपको बेदार किया है। फिर हमजाद ने मुझे उस खतरे की तफसील से आगाह किया तो कुछ देर के लिए मैं भी मुतफक्कर हो गया। इस खतरे का सद्देबाब ज़रूरी था। मैं फरार होने के बाद नाहिद को होश में लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो रात को होश में ना आ सकी, और आती भी कैसे जबकि हमजाद ने उसे सुबह तक के लिए बेहोश कर दिया था। सुबह होश में आकर जब उसे अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ गुजरने वाली रात ने क्या सितम ढाए हैं, तो वह शिद्दत जज्बात और गुस्से की वजह से तकरीबन नीम पागल सी हो गई। तंजीम के तमाम ही सरकर्दा अफराद मेरे फरार और नाहिद के साथ ज्यादती का इल्म हो चुका था। नाहिद की हालत देखकर उनका खून खौल उठा। अंग्रेज़ों से बरसरे पीकार होने के बावजूद उन्होंने अपने चंद खास और ख़तरनाक आदमी मुझे तलाश करने आस पास के इलाकों में रवाना कर दिए, जो अब तक मुझे ढूंढते फिर रहे थे। उन्हें अमीर बाबू खान ने हुक्म दिया था कि मुझे देखते ही गोली मार दें। तंजीम के इन अफराद का मुझ तक पहुंचना अव्वल तो नामुमकिन था, और अगर किसी तरह वो मुझ तक पहुंच भी जाते तो हमजाद की मौजूदगी में मेरा कुछ ना बिगाड़ सकते थे। असल खतरा उससे मुख्तलिफ था जिसने हमजाद को मुतफक्कर कर दिया था। वो ये कि अमीर बाबू खान ने मेरी तलाश और मेरी पुरस्कार कुव्वतों से निमटने के लिए एक बुजुर्ग की खिदमात हासिल की थी, जो मलका की करीबी पहाड़ियों में सकूनत पजीर था।
हमजाद ने मुझे बताया कि उस शख्स के पास कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ वो पता लगा सकता है बल्कि अगर वो चाहे तो तंजीम के अफराद की मामनत करके मेरे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। तो तुम्हारे ख्याल में इस खतरे से किस तरह निपटना चाहिए? हमजाद ने तमाम बातें जानने के बाद मैंने उससे पूछा। उसकी एक सूरत हो सकती है, हम इस बुजुर्ग के दायरा असर से बाहर निकल जाएं, और ऐसा करने के लिए हमारे पास वक्त है क्योंकि अभी उस तरफ से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। उसका एक सबब यह भी है कि मुजाहिदीन फ़िलहाल हालते जंग में हैं। हमजाद ने जवाब दिया, यानी तुम मुझे मैदान छोड़कर भागने की तरगीब दे रहे हो। मेरे लहजे में किस कदर सख्ती थी। मैंने सिर्फ मशवरा दिया है, वो भी आपके हुक्म पर। हमजाद मुअद्दब हो गया। अच्छी तरह समझ लो, शेख करामत ने पीठ दिखाना नहीं सीखा। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक जब्बार को उसकी सरकशी का मज़ा ना चखा दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि हर खतरे से दो चार हूँ, लेकिन खतरों से खेलना ही तो मेरी ज़िंदगी है। तुम वाकिफ़ हो कि मैंने इंतहाई संगीन हालात में भी शिकस्त कबूल नहीं की, और ये एक तरह की शिकस्त ही होगी कि मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँ। मैं जज्बात में बोलता जा रहा था और हमजाद सर झुकाए सुनता जा रहा था। जब मैं खामोश हो गया तो उसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। हर नफस वो हर लम्हा, मुसरतों में बसर हो या दुखों में, मैं आपका शरीक हूँ। मेरा और आपका वजूद एक है, बिल्कुल इस तरह जैसे फूल और खुशबू, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्म और साया। हमारे दरमियान जो अहद है वो कभी और किसी हालत में शिकस्त नहीं होगा, और इसी अहद के रूह से मैं आपका हर हुक्म मानने का पाबंद हूँ। अच्छे या बुरे नताइज की जिम्मेदारी हर चंद के मुझ पर उतनी ही आयद होती है जितनी आप पर, लेकिन मेरी हदूद मुकर्रर हैं जिनसे तजावुज़ करने की जसारत ना मैंने कभी की है और ना करूँगा। मैं कदम बे कदम आपका साथ हूँ, खिवा आप कहीं भी रहना पसंद करें। मैंने हमजाद के लहजे में वफादारी और मोहब्बत की खुशबू महसूस की। उसकी बातों ने मुझे मुतासर किया था।